वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के जो हमारे गति के नियम होते हैं उसके इम्पोर्टेंट 100 प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। इन व्हाट्सअप पर दोस्तों आपको मैसेज करने पर इनकी वो PDF वो सेंड कर दी जाएगी। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 7976330049। दोस्तों इन नंबरों पर व्हाट्सअप करते ही आपको इन क्वेश्चनों की PDF फाइल मिल जाएगी और आप इन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे इन क्वेश्चनों की। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन की स्किप नहीं करना है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम निम्न के संरक्षण का नियम है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों याद रखना वो होता है संवेग। यानी दोस्तों न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है वो संवेग संरक्षण का नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है। दोस्तों हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है वो आपको बताना है कि किसके मान को मेजर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी फोर्स यानी बल को। दोस्तों आपको पता होगा जो न्यूटन की गति का वो द्वितीय नियम है वो क्या है कि जो बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी दोस्तों अपन इस फॉर्मूले के द्वारा जो हमारा बल है इसका मापन कर सकते हैं और वो हमारा प्राप्त होता है हमें F=ma। तो इस प्रकार से न्यूटन्स लॉ यानी न्यूटन सेकंड लॉ है वो हमें बल का मान को मेजर करवाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है। दोस्तों हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आपको बताना है कि किसको डिस्क्राइब कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी इनर्शिया। यानी दोस्तों हमारा जो जड़त्व होता है वो गति का प्रथम नियम ही होता है। दोस्तों जड़त्व क्या है कि यदि कोई गतिशील अवस्था में है या विराम अवस्था में है तो दोस्तों अपनी यानी कि स्थिति को वैसे ही रखना चाहिए, यानी कि अपनी स्थिति में परिवर्तन का अपोज करती है। यानी यदि वस्तु गतिमान में है तो वह विराम अवस्था में आने का अपोज करेगी और यदि वह विराम अवस्था में है तो वह गतिमान होने का विरोध करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि जल में तैरना संभव होने का कारण है। दोस्तों जो नाविक होते हैं हमारे वो जल में तैराते हैं, यानी तैराकी होते हैं वो जल में तैरते हैं। तो वो किस कारण यानी तैर पाते हैं वो आपको बताना है कि गति के प्रथम नियम के कारण है या सेकंड नियम के कारण या तृतीय नियम के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी दोस्तों हमारा जो गति का तृतीय नियम है उसी के कारण ही अपन यानी जल में तैर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि कोई तैराक की है वो जल में तैर रहा है तो दोस्तों वह अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी क्या होता है कि दोस्तों तैराकी पर प्रतिक्रिया बल लगाता है वो आगे की ओर होता है। इसी के कारण दोस्तों हमारा तैराकी होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो इस कारण जो गति का तृतीय नियम है उसी के कारण जल में तैरना संभव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हाँ आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि क्रिया बल व प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। दोस्तों हमारा जो क्रिया बल होता है और जो प्रतिक्रिया बल होता है वो आपको बताना है कि कार्य करते हैं एक ही वस्तु पर, विभिन्न वस्तुओं पर या क्षैतिज धरातल पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी द डिफरेंट बॉडीज। दोस्तों याद रखना जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया बोलते हैं वो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, यानी अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। क्योंकि दोस्तों यानी आप तैराकी के आधार पर यानी कि तैराकी का जो उदाहरण है उसी से समझ सकते हैं। यानी दोस्तों तैराकी होता है वो क्रिया बल किस पर लगाता है, पानी पर। यानी क्रिया किस पर लग रहा है, पानी पर। और फिर पानी क्या होता है कि प्रतिक्रिया बल लगाता है तैराकी पर। तो प्रतिक्रिया बल किस पर लगा, तैराकी पर। यानी क्रिया एवं प्रतिक्रिया अलग अलग पर लग रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों अपन जो बंदूक से अपन गोली छुटाते हैं तो वहाँ पर भी अपन लगा सकते हैं कि दोस्तों जो
बंदूक के द्वारा जो क्रिया बल लगाया जाता है वो गोली पर लगाया जाता है, लेकिन गोली द्वारा बंदूक पर लगाया जाता है प्रतिक्रिया बल। इसी कारण बंदूक पीछे की ओर भी जाती है, यानी क्रिया बल लगा गोली पर और प्रतिक्रिया लगा बंदूक पर। इसी प्रकार यहाँ पर क्रिया बल लगा जल पर और प्रतिक्रिया लगा तैराकी पर। तो इसी प्रकार दोस्तों क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्री पर बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका कारण है। दोस्तों इसका कारण हो जाएगा गति का जड़त्व है, यानी कि दोस्तों हमारा कोई भी बस के अंदर कोई यात्री बैठा है, यदि यह बस के बैठा है तो दोस्तों वह बस के साथ गति करेगा। जैसे ही दोस्तों बस हमारी इस तरफ मुड़ जाएगी, लेकिन दोस्तों ये जो व्यक्ति है इसका गति का जड़त्व इसको इधर लेकर के जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का जड़त्व है। गति के जड़त्व के कारण ही तो दोस्तों यात्री होता है वो बाहर की ओर धक्का लगता है, यानी ये यात्री इधर ही जाने की कोशिश करेगा, यानी इधर की ओर इसका धक्का लगेगा और बस हमारी इधर चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी गति के जड़त्व के कारण। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि एक विमीय गति करती हुई किसी वस्तु का रेखीय संवेग समय t पर समीकरण p इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर के अनुसार निर्भर है। यहाँ a तथा b धनात्मक नियतांक है, वस्तु पर लगने वाला कुल बल होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कोई हमारा वस्तु है उसका जो संवेग है वो इसके अनुसार चेंज हो रहा है, तो दोस्तों आपको बताना है कि इस पर फोर्स कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था गति का जो द्वितीय नियम होता है वो मैं कहता है कि जो फोर्स होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी dp अपॉन में dt होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन p यानी संवेग का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा फोर्स निकल कर आ जाएगा। तो यदि अपन बल निकालेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो a का तो हो जाएगा हमारा 0 प्लस बी टी स्क्वायर को हो जाएगा 2bt। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों जो हमारा फोर्स होता है वो समानुपाती निकल कर के आता है t के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी टी के समानुपाती होगा हमारा बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे की ओर हटती है, इसका कारण है। यानी दोस्तों हमारी कोई भी जो बंदूक होती है उससे अपन दोस्तों कोई गोली दागते हैं तो उसके पश्चात जो बंदूक होती है वो पीछे की ओर जाती है, वो उसका क्या कारण है। दोस्तों इसका कारण मैंने आपको बताया वो यही होता है गति का तृतीय नियम, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण ही दोस्तों हमारी जो बंदूक वो पीछे की ओर जाती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो हमारा न्यूटन का तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो बंदूक के कारण दोस्तों इस पर क्रिया का बल लगाया जाता है, और यदि बंदूक पर क्रिया बल लगेगा तो उतना ही जो दोस्तों बंदूक है वो इस बंदूक पर यानी गोली है वो बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाएगी, जिसके कारण यह पीछे की ओर चली जाएगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण ही बंदूक पीछे जाती है, यानी गति के जो हमारा न्यूटन की गति का तृतीय नियम है उसी के कारण यह पीछे जाती है। अब हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक 60 केजी भार है। यदि व्यक्ति प्लेटफॉर्म के बाहर की ओर कूदता है तब तुला का पाठ्यांक होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक 60 केजी का दोस्तों हमारा कोई व्यक्ति है, वो दोस्तों किसी स्प्रिंग तुला के ऊपर खड़ा है। जैसे ही दोस्तों यह उसके बाहर कूदता है तो आपको बताना है इसका जो पाठ्यांक होगा वो घटेगा बढ़ेगा या वही रहेगा, पहले बढ़ेगा या फिर शून्य होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी पहले बढ़ेगा और फिर शून्य हो जाएगा। क्यों दोस्तों, यानी कि दोस्तों जैसे ही अपन यानी कि बाहर की ओर आप कूदोगे तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या है कि पैरों से नीचे इसको दोस्तों ऊपर नीचे बल लगाते हैं, फिर उसी के कारण यानी दोस्तों फिर हमारा प्रतिक्रिया बल ऊपर लगता है, उसी बल के कारण हम बाहर कूद पाते हैं। तो यानी जैसे ही दोस्तों अपन इसके ऊपर यानी अपने पैरों से नीचे दबाव लगाएंगे इस तराजू पर तो दोस्तों इस तुला का जो पाठ्यांक होगा वो बढ़ जाएगा, फिर जैसे ही अपन इसको छोड़कर बाहर कूद जाएंगे तो वो हमारा शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी पहले तो इसका बढ़ेगा फिर इसका पाठ्यांक शून्य हो जाएगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि बीकर में एक द्रव में एक पिंड तैर रहा है, यदि इस पूरे निकाय को चित्र अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अंतर्गत गिरा जाए तो द्रव के द्वारा पिंड पर लगाया गया उत्प्लावन बल होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि यानी कि दोस्तों हमारा जो पात्र है इसके अंदर पानी है और ये पदार्थ तैर रहा है। जैसे ही दोस्तों इसको स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ दिया जाता है तो इस पानी द्वारा इस पत्थर पर यानी इस पदार्थ पर बताना है कि कितना उत्प्लावन बल लगेगा। तो दोस्तों आपको बताना होना चाहिए कि जो उत्प्लावन बल का जो फॉर्मूला होता है
वो वी रोध जी होता है। और हम जानते हैं कोई भी वस्तु दोस्तों मुक्त रूप से गिरती है तो उसके लिए जो जी का मान होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पर जी का मान यदि अपन शून्य रखेंगे तो हमारा जो उत्प्लावन बल का मान आ जाएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, शून्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 11th क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, पतवार युक्त स्थिर नाव पर लगे हुए पंखे से उसे पाल द्वारा हवा फेंकी जाती है तो नाव। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारी कोई नाव है इस प्रकार से, इस पर दोस्तों कोई यानी पर्दा लगा हुआ है ऊपर इस तरफ से, और दोस्तों इस पर वो एक पंखा भी लगा हुआ है। इस पंखे के द्वारा दोस्तों इस पर्दे पर हवा डाली जाती है। तो आपको बताना है कि जो नाव है दोस्तों वो स्थिर रहेगी, चारों ओर घूमने लगेगी, या दोस्तों फेंकी हुई हवा की दिशा के विपरीत दिशा में गति करेगी, या फेंकी हुई हवा की दिशा में गति करेगी। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए वाला है दोस्तों, स्थिर रहेगी। क्योंकि दोस्तों हमारा जो पंखा है ये इसके द्वारा दोस्तों हवा के कारण पर्दे पर फोर्स लगाया जा रहा है। और दोस्तों ये जो पर्दा है और ये पंखा दोनों ही नाव पर स्थित हैं। यानी दोस्तों एक निकाय का ये आंतरिक फोर्स हो जाएगा। जब तक दोस्तों किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा जड़त्व के कारण। तो इसी कारण दोस्तों हमारी जो नाव होगी वो स्थिर रहेगी, क्योंकि दोस्तों इस पर कोई भी बाह्य बल काम कार्य नहीं कर रहा है। यानी जो पंखा है दोस्तों वो भी नाव पर स्थित है और जो पर्दा है वो भी नाव पर स्थित है। यानी नाव के द्वारा नाव पर ही फोर्स लगा रहा जा रहा है, इनकी निकाय का आंतरिक फोर्स हो गया। इस पर कोई भी बाह्य फोर्स कार्य नहीं कर रहा और इसकी अवस्था में चेंज करने के लिए हमें बाह्य फोर्स की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी जो हमारी नाव होगी वो स्थिर ही रहेगी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आदमी घर्षण रहित बर्फ के तालाब के केंद्र पर खड़ा है, वह किनारे पर किस प्रकार पहुंच सकता है। एंड दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा इस प्रकार से कोई समुद्र है दोस्तों, यानी इस पर यहाँ पर कोई बर्फ है और इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है दोस्तों, यह किनारे पर आना चाहता है तो यह किस प्रकार से आ सकता है। अपनी शर्ट को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक कर क्षैतिज दिशा में थूकने पर, या वह बर्फ के पिघलने का इंतजार करेगा, या किनारे पर पहुंचने में समर्थ नहीं होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी क्षैतिज दिशा में थूक कर दोस्तों वह किनारे पर पहुंच सकता है। दोस्तों यदि वह शर्ट को ऊपर फेंकेगा तो जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, यानी कि पानी के नीचे जाने की कोशिश करेगा, न कि किनारे पर। यदि दोस्तों वह क्षैतिज दिशा में थूकेगा तो जितने वेग से दोस्तों वह अपनी थूक को नीचे गिराएगा उतना ही दोस्तों फोर्स उस व्यक्ति पर लगेगा, और वो उस फोर्स के कारण दोस्तों जो हमारा जो बर्फ होगा वो धीरे धीरे विपरीत दिशा में गति करने लगेगा और अंत में दोस्तों यानी कि किनारे पर पहुंच जाएगा। तो क्षैतिज दिशा में थूकने पर दोस्तों वह किनारे पर पहुंच सकता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि शांत जल में खड़ी एक नाव से जब कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है तब नाव। यानी दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों कोई नाव है दोस्तों वो किसी समुद्र में खड़ी है शांत जल में, दोस्तों इसके किनारे पर दोस्तों कोई व्यक्ति खड़ा है और वह यानी समुद्र में कूद जाता है। तो आपको बताना कि ये जो नाव होगी वो आगे चलेगी, पीछे चलेगी, या अन्य दिशा में यानी अन्य दिशा में विस्थापित होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी पीछे चलती है। क्योंकि दोस्तों जैसे भी ये व्यक्ति आगे की ओर कूदेगा तो दोस्तों यानी कि जितना फोर्स यानी कि है आगे की वेग से जाएगा उतना ही प्रतिक्रिया बल के कारण इसके ऊपर यानी इस डायरेक्शन में इसके फोर्स लगेगा। यानी दोस्तों यदि व्यक्ति आगे कूदता है तो ये जो नाव होगी वो पीछे की ओर जाने लगेगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी पीछे चलती है। अब आपके लिए 14वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक छात्र स्वयं को अपने बाल को ऊपर खींचकर ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करता है, वह सफल नहीं होता है क्योंकि लगाया गया बल बहुत कम है, बाल पकड़ने में लगने वाला घर्षण बल अल्प है, या न्यूटन का जड़त्व नियम जीवित वस्तुओं पर नहीं लगता, या लगाया गया बल निकाय का आंतरिक बल है। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि कोई व्यक्ति है वो अपने बालों को ही दोस्तों अपने हाथों के द्वारा खींचकर ऊपर उठाने की कोशिश करता है खुद को। तो दोस्तों वह अपने आप को उठाने में असमर्थ होता है क्यों। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने ही ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि दोस्तों यह आंतरिक फोर्स हो गया किसी निकार का, यानी इसको ऊपर उठाने के लिए दोस्तों किसी बाह्य बल की आवश्यकता होगी। लेकिन ये जो अपने बालों पर फोर्स लगा रहा है यानी दोस्तों ये आंतरिक बल हो गया, इसके कारण यह ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी लगाया गया बल निकाय का आंतरिक बल है।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, इसमें क्या दिया हुआ है कि जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो वह बल जो घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि ये हमारी कोई गाड़ी है दोस्तों, इसको ये जो हमारा घोड़ा है ये आगे खींचता है, तो आपको बताना है कि यह कौन से बल के कारण खींचता है। पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल है, या घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल है, या गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल है, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी पृथ्वी तल द्वारा घोड़े पर जो लगाया गया बल है उसी के कारण दोस्तों ये जो घोड़ा है यानी कि गाड़ी है इसको आगे खींच पाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों जैसे ही घोड़ा क्या होता है कि दोस्तों ज़मीन को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करता है, यानी कि यह फोर्स किधर लगा है, पीछे की ओर। लेकिन दोस्तों जो प्रतिक्रिया बल होगा वो आगे की ओर होगा, यानी कि जो पृथ्वी होगी वो घोड़े पर फिर से आगे की ओर फोर्स लगाएगी। जैसे ही दोस्तों ये जो घोड़ा है पृथ्वी को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, पृथ्वी का प्रतिक्रिया बल आगे की ओर होगा और यह घोड़ा आगे बढ़ेगा, रेलगाड़ी भी हमारी आगे चली जाएगी। तो यानी पृथ्वी तल द्वारा जो घोड़े पर फोर्स लगता है उसी के कारण वह आगे बढ़ पाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों कई बच्चे इसका बी वाला ऑप्शन राइट करते हैं, बी वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये तो हमारा क्रिया बल हो गया, यानी कि घोड़ा पृथ्वी पर जो बल लगाता है वो क्रिया है, लेकिन जो घोड़ा आगे बढ़ता है वो बढ़ता है प्रतिक्रिया बल के कारण, वो होता है तल द्वारा घोड़े पर लगाया बल। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि स्प्रिंग में तनाव होगा। यानी दोस्तों कोई स्प्रिंग है उस पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर है। दोस्तों इसमें तनाव कितना होगा। यदि दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपको हो जाएगा गलत। दोस्तों कई बच्चे क्या सोचते हैं कि 5 इधर खींच रहा है, 5 इधर खींच रहा है, तो इसमें जो तनाव हो गया वो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का। दोस्तों 10 का नहीं होगा, जो तनाव होगा वो 5 का ही होगा। दोस्तों वो क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो कोई हमारी स्प्रिंग है यदि अपन इसको 5 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहे हैं तो दोस्तों इस स्प्रिंग हमारे साथ ही पीछे खींचती चली जाएगी, यानी कि इसमें कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होगा। इसको तनाव उत्पन्न करने के लिए दोस्तों में स्थिर रखना होगा, और स्थिर रखने के लिए दोस्तों जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगाना होगा, और फिर दोस्तों एक ही दिशा में जो फोर्स लग रहा है उतना ही तनाव इसमें उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 5 न्यूटन, यानी यदि 5 न्यूटन का जो फोर्स दोनों साइड में लगाते हैं तो तनाव इसमें 5 न्यूटन ही उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 17वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि वह समय जिसमें 2 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 0.4 केजी मीटर पर सेकेंड का रेखीय संवेग उत्पन्न कर दे होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई 2 न्यूटन का फोर्स किसी वस्तु पर लगा रहा है, जिससे कि दोस्तों इसमें रेखीय संवेग है वो 0.4 होता है, तो वह कितने समय तक लगाएं वो आपको बताना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बल का फॉर्मूला होता है गति के द्वितीय नियम के अनुसार वो dp अपॉन में dt होता है। तो यहाँ से अपन दोस्तों इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, dt अपॉन में हो जाएगा हमारा dp अपॉन में f है। तो दोस्तों आपको संवेग का मान दिया हुआ है 0.4 और फोर्स का मान दिया हुआ है 2। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 0.2, यानी दोस्तों 0.2 सेकेंड में यदि दोस्तों अपन 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे किसी पदार्थ पर तो उसमें जो संवेग उत्पन्न हो जाएगा वो कितने हो जाएगा, 0.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 18वां क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों कोई भी इस क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको करना है। यदि आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि 7976330049 पर मैसेज व्हाट्सअप करें, वहाँ से आपको इनकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब देखते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन। एन छोटी गेंदें जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है किसी सतह से प्रत्यास्था यानी कि है u वेग से टकराती हैं तो सतह पर लगने वाले बल का मान होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि दोस्तों n छोटी गेंदें हैं जो u वेग से दोस्तों किसी सतह के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं, तो आपको बताना है कि इस सतह पर कितना फोर्स लगेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो संवेग होता है, जो फोर्स होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो दोस्तों एक गेंद में टकराने के कारण जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो कितना होगा। दोस्तों यदि वह यूं वेग से आ रही है तो यूं वेग से इधर चली जाएगी, यानी दोस्तों वेग में परिवर्तन कितना हो गया हमारा 2u का, यानी u माइनस के
माइनस का यूँ। तो दोस्तों इस वेग में परिवर्तन हो जाएगा यूँ, क्योंकि दोस्तों इस वेग से आ रही है तो यहाँ पर तो हो गया यूँ, फिर विपरीत दिशा में इसी वेग से चली जाएगी वो, तो यहाँ पर हो जाएगा वेग माइनस के यूँ। और इसमें जो परिवर्तन हो जाएगा वो यूँ माइनस के माइनस यूँ, ये हो जाएगा हमारा 2u। और दोस्तों हमारा संवेग कितना हो जाएगा, हम जानते हैं P इक्वल टू होता है m डेल्टा v, यानी संवेग में परिवर्तन है। तो संवेग में परिवर्तन हमारा है 2u, तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा हमारा 2mu। और दोस्तों हमारी कितनी गेंदें में दी हुई हैं n। तो दोस्तों n की कुल संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, n गेंदों का वही हमारा फोर्स हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 2nmu। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी n गेंदों के कारण जो किसी सतह पर फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा 2mnu। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, इसमें क्या है कि किसी पिंड का जड़त्व का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, गत्यावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, या गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, या विराम तथा एक समान गति दोनों का विरोध करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जड़त्व क्या होता है, कि यानी दोस्तों जड़त्व है कि अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, चाहे दोस्तों इसकी जो अवस्था गतिमान हो या स्थिर अवस्था हो। यानी यदि दोस्तों यह वस्तु स्थिर अवस्था में है तो गति में आने का अपोज करेगी। दोस्तों यह कोई गतिमान अवस्था में है तो स्थितिज अवस्था में आने का अपोज करेगी, यानी विरोध करेगी। तो यह विराम अवस्था तथा एक समान रेखीय गति दोनों का विरोध करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति नियत वेग से गति करता हुआ खुली कार में बैठा हुआ है, वह गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तब गेंद गिरेगी। एंड दोस्तों क्या है कि कोई एक व्यक्ति है, वो कोई एक गाड़ी नियत वेग से जा रही है दोस्तों, उसकी छत खुली है तो उसके अंदर कोई गेंद को ऊपर उछालता है। तो आपको बताना है कि जो गेंद होगी दोस्तों वो कार के बाहर गिरेगी, कार के अंदर गिरेगी व्यक्ति से आगे, या कार के अंदर व्यक्ति के करीब गिरेगी, या सीधे व्यक्ति के हाथों में। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, एंड दोस्तों वह सीधे व्यक्ति के हाथों में आएगी, क्योंकि दोस्तों यानी जो कार है वो समान वेलोसिटी से गति कर रही है। तो दोस्तों जैसे ही अपने व्यक्ति को इस गेंद को ऊपर उछालेगा तो गेंद का दोस्तों क्षैतिज दिशा में और वेग एवं जो कार का क्षैतिज दिशा में वेग दोनों समान है, तो दोनों समान समय में समान डिस्टेंस दूरी तय करेंगे। तो दोस्तों टी समय में ये कार जितनी आगे जाएगी उतने समय में दोस्तों परिवलयाकार पथ पर गेंद उतनी आगे चली जाएगी और सीधे व्यक्ति के हाथों में गिर जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कण नियत चाल से एक रेखीय मार्ग पर गतिमान है, बल्कि आवश्यकता नहीं होती इसकी चाल को बढ़ाने के लिए, संवेग घटाने के लिए, दिशा परिवर्तित करने के लिए, या इसे एक समान वेग से चलाने के लिए। एंड दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। एंड दोस्तों कोई व्यक्ति गतिमान है तो यदि दोस्तों ये जब तक इस पर बाह्य फोर्स नहीं लगेगा तो जड़त्व के कारण यदि दोस्तों वह गतिमान अवस्था में रहेगी। दोस्तों इसको वेग परिवर्तित करने के लिए इसको फोर्स की आवश्यकता होगी, तो हमारा ए वाला भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वेग घटाएंगे यानी संवेग घटाएंगे तो भी हमें बल की आवश्यकता होगी, और इसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए भी वेग की आवश्यकता होगी। लेकिन दोस्तों इसकी चाल को यानी स्थिर रखने के लिए हमें वेग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह जड़त्व के कारण खुद ही अपनी चाल को चेंज नहीं करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी इसे एक समान वेग से चलाने के लिए हमें किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपके लिए 22वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि 1 kg का एक पिंड एक डोरी ए से लटकाया गया है, इसके निचले भाग से एक अन्य डोरी सी लटकाई गई है। अब यदि डोरी सी अचानक झटका दिया जाए तो, एंड दोस्तों आपको बताना है कि हमारे कोई चित्र के अनुसार है, यदि ये डोरी है दोस्तों इसको सी भाग से अचानक खींचा जाता है तो आपको बताना है कि यह कहाँ से टूटेगी। तो दोस्तों यह टूटेगी हमारे BC भाग से, क्योंकि दोस्तों ये जो पत्थर होगा वो अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, और जैसे ही दोस्तों अपन इसको झटके से खींचेंगे यानी अचानक से खींचेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इस वाले भाग में तनाव अधिक हो जाएगा यानी BC भाग में, और यह BC भाग से टूट जाएगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चित्र पर आधारित है कि उपरोक्त प्रश्न में यदि डोरी सी को धीरे धीरे खींचा जाए तो, यानी दोस्तों हमारा जो अपार चित्र था वो इस प्रकार था, यानी कि ये हमारा पॉइंट था ए, यहाँ पर बी था और यहाँ पर सी। यदि सी इसको धीरे धीरे खींचा जाए तो आपको बताना ये कहाँ से टूटेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ए से टूटेगा, यानी इसको अचानक से खींचते हैं तो दोस्तों यानी कि जो सर्वाधिक तनाव उत्पन्न होता है वो यहाँ पर उत्पन्न होता है,
और यदि इसको धीरे-धीरे खींचते हैं, तो दोस्तों इसका जो भार है, वो भी इसमें शामिल हो जाता है और सर्वाधिक तनाव यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो धीरे-धीरे खींचेंगे तो यह एबी भाग से टूटेगी और अचानक खींचेंगे तो यहाँ पर बीसी भाग से टूटेगी। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसको हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 24वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु एक समान गति कर रही है जब तक। दोस्तों आपको बताना है कि कोई वस्तु है वो एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर परिणामी बल शून्य हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। एंड दोस्तों यदि कोई वस्तु गतिमान में है, यदि इस पर कोई भी बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तब तक दोस्तों वह गति अवस्था में ही रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि दिवाली पर घोड़ा यानी छोड़ा जाने वाला रॉकेट 40 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रति सेकंड 0.5 केजी गैस से निष्कासित करता है, तो रॉकेट पर लगने वाले त्वरक बल का मान होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताया गया कि हमारे दिवाली पर जो रॉकेट छोड़ते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी आपको ये दी हुई है, वो प्रति सेकंड दोस्तों जो हमारा ये पदार्थ छोड़ती है वो में दिया हुआ है 0.05 केजी। तो दोस्तों आपको बताना है कि रॉकेट पर कौन सा यानी त्वरक बल, कितना त्वरक बल होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बल का जो फॉर्मूला होता है वो dp अपॉन में dt होता है सेकंड लॉ के अनुसार है। तो दोस्तों अपन p को अपन mv भी लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा dmv अपॉन में dt। तो दोस्तों यहाँ पर आपको dm अपॉन में dt यानी प्रति सेकंड जो आप द्रव्यमान दिया हुआ है, जो निष्कासित हो रहा है वो 0.5 दिया हुआ है और 0.05 है। और दोस्तों जो वेलोसिटी का मान है वो आपको दिया हुआ है 400। तो दोस्तों इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बल का मान निकल कर आ जाएगा। तो इसको इसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और जो पॉइंट लगेगा हमारा वो कहाँ पर लगेगा, 2 पॉइंट के बाद है। तो दोस्तों यानी कि 1 और 2, तो यानी दोस्तों ये 2 यानी 5 और 20 2000 हो गया और 2 संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे तो जाएगा हमारा 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का जो वीडियो होता है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों इसके जो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये आज के जो सभी क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से कह देता हूँ, यदि आप इनकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं विद आंसर, तो आप 797600330049 पर व्हाट्सअप करें, वहाँ से आपको इनकी PDF फाइल मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।